NCERT CBSE ज्योग्राफी क्लास 10 हमारा चैप्टर नंबर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसमें हम लोग समरी में देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और आप इसको NCERT रीडिंग करिएगा तो इसके बारे में और आप अच्छे से डिटेल में जान पाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ होता है कोई चीज़ बनाना, ज़्यादातर इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में कोई चीज़ को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़, और बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में बनाना आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, मतलब रॉ मटेरियल्स को और ज़्यादा प्रोसेस करना, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, ठीक है। तो उससे जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं अलग अलग बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। उससे हमें मोर वैल्यूएबल, मतलब और ज़्यादा कीमती, या कह सकते हैं और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट हमें मिलता है जिसका हम लोग यूज़ कर पाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हमने देखा था ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शंस, ये सब जो होता है वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो इससे मेजर होती है, उसकी इंडस्ट्रीज़ कितनी पावरफुल हैं, उसके कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो जो प्राइमरी मटेरियल्स होते हैं ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर से लिए जाते हैं, फिर माइनिंग वगैरह से जो मेटल्स वगैरह लिए जाते हैं, उनसे जो अलग अलग चीज़ें बनती हैं फिनिश्ड गुड्स में, तो वो पीपल जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में पीपल एम्प्लॉयड होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहला मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करता है, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, फिर ट्यूबवेल्स हो गए, और भी जो फर्टिलाइजर्स हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट, HYV सीड्स, ठीक है। ये सब जो होता है जो क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, तो वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में मदद करता है। उसके बाद रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, क्योंकि जो काम करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में लोग ही होंगे, तो अगर लोग काम करेंगे वहाँ पर तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और गरीबी घटेगी, है ना, उनको इनकम मिलेगी और वो काम कर पाएंगे, उनको जॉब्स मिलेंगी। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंक्रीजेस ट्रेड एंड कॉमर्स, तो अगर हमारे पास ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगे, ज़्यादा हम लोग ट्रेड कर पाएंगे, तो वहाँ से ज़्यादा हमारे पास वेल्थ आएगा, पैसा आएगा, जिससे हम लोग ग्रो कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ अलग अलग तरह की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स के आधार पर, मतलब किन रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्री फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है। तो पहला था एग्रो बेस्ड, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, तो कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, ये सब को जो वो लोग कन्वर्ट करती हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, इन सब रॉ मटेरियल्स को, उन इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं एग्रो बेस्ड, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे निर्भर करती है। मिनरल बेस्ड, जो माइनिंग वगैरह पे निर्भर करती है, माइनिंग के प्रोडक्ट्स पे, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। अगला हमारे पास है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उस इंडस्ट्री का मेन रोल क्या है। तो पहला है बेसिक और की इंडस्ट्रीज सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, एग्जांपल आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो ये सब क्या करते हैं, आयरन एंड स्टील बना के वो मैन्युफैक्चर करते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ को, मतलब दूसरी इंडस्ट्रीज़ को देते हैं स्टील वगैरह, जिससे दूसरी इंडस्ट्रीज़ और मशीन्स बना पाए, ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज़ कर पाए। तो वो होते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज, जो अपने मटेरियल्स को दूसरों को देती है ताकि दूसरी इंडस्ट्रीज़ उस पर काम कर सकें। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज़ बाय कंज्यूमर्स, एग्जांपल शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन्स, फैंस एट्सेट्रा। तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो डायरेक्ट अपना जो प्रोडक्ट निकलता है उसको डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई कर देती है। लेकिन बेसिक इंडस्ट्री जो होती है वो डायरेक्ट सप्लाई नहीं करती है, वो किसी और इंडस्ट्री को देती है या कुछ और कंपनीज़ को देती हैं, जिससे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर वो मार्केट में सप्लाई होता है। फिर कैपिटल, कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल उसमें लो कैपिटल होता है, कम कैपिटल पैसे इन्वेस्ट होते हैं, और लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पे हमारे पास है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की जो होती है इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़, वो क्या करती है, वो पूरी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होती है। गवर्नमेंट ही उसका मतलब ओन करता है, गवर्नमेंट ही, और साथ में जो ऑपरेट करता है वो भी गवर्नमेंट एजेंसीज ही करती है, एग्जांपल भेल, सेल। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जो ओन और ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल्स के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा। ये इसको कंपनी के ये हकदार होते हैं, मालिक होते हैं, और यही इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है, चलाते हैं, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज़। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट मतलब जो दोनों, मतलब
कुछ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी और गवर्नमेंट भी, जो दोनों मिल के इसको ओन करते हैं, इनके मालिक होते हैं इस कंपनी या इंडस्ट्री के, और साथ में चलाते भी हैं दोनों। फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर होते हैं जो ओन होते हैं और ऑपरेट होते हैं प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स। तो वहाँ जो वर्कर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स होते हैं, ये सब मिल के उस कंपनी को या उस इंडस्ट्री को ओन करते हैं। एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री। अगला हमारे पास आता है ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। तो जो रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स यूज़ होते हैं वो कितने भारी होते हैं या हल्के होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है या मुश्किल होता है। तो एक आती है हैवी इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील। इसमें बहुत बड़े बड़े बहुत भारी भारी सामान आते हैं, फिर जब वो मैन्युफैक्चर करके बनते हैं तो वही बहुत बड़े और भारी होते हैं। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं आयरन एंड स्टील। लाइट इंडस्ट्री, जिसमें लाइट रॉ मटेरियल का यूज़ होता है और जो प्रोड्यूस होता है वो भी लाइट गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज़, ये लाइट इंडस्ट्री होती है। उसके बाद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ये क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सेल्फ रिलायंट है एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन मतलब वहाँ पर जैसे कॉटन आया, ठीक है, तो कॉटन से पहले यार्न बना, यार्न मतलब धागे वगैरह बोल सकते हो, और फिर उसी से क्या वो लोग बना दिए, गारमेंट्स बना दिए, कपड़े बना दिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो रॉ मटेरियल से डायरेक्ट हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स बना देना, ठीक है। लेकिन कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जो रॉ मटेरियल्स बनाती हैं इंडस्ट्री में, फिर वो किसी और इंडस्ट्री को देती हैं, फिर वो और इंडस्ट्री फिर जाके अंतिम प्रोडक्ट बनाती है। जैसे केमिकल इंडस्ट्री, मान लीजिए H2SO4 का मैन्युफैक्चर हुआ, पर H2SO4 फिर फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होते हैं, तो फिर जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होगी वहाँ भेजा जाएगा रॉ मटेरियल्स। तो एक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल नहीं हुआ मार्केट में, ठीक है। पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेल हो सकता है, जैसे कॉटन आया, फिर उसे यार्न बना, फिर वीविंग वगैरह सारा हुआ इंडस्ट्री में, फिर कपड़े भी बन गए इंडस्ट्री में ही और डायरेक्ट सेल हो गए। तो ये कंप्लीट वैल्यू चेन हो जाती है, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल से डायरेक्ट हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल मेन है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में। उसके बाद जूट टेक्सटाइल्स, तो इंडिया का है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का। वेस्ट बंगाल मेनली यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, मेनली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। फिर शुगर इंडस्ट्री, इंडिया सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। तो शुगर में हाईएस्ट, मतलब जो सेकंड नंबर पे वो इंडिया है, सेकंड प्रोड्यूसर, हाईएस्ट प्रोड्यूसर। और फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसरी, तो गुड़ और खांडसरी को प्रोड्यूस करने में फर्स्ट है। उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें सबसे ज़्यादा होते हैं शुगर मिल्स, और महाराष्ट्र, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। उसके बाद अगला हमारे पास है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब जैसे आयरन हो गया, फिर आयरन से स्टील, ये तो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हमने चैप्टर 5 में मिनरल्स के बारे में पढ़ा भी था, कॉपर, आयरन, ठीक है, मैंगनीज। बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो ये बेसिक इंडस्ट्री है, क्यों? क्योंकि जितनी भी और भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ और भी जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको आयरन की बहुत यूज़ होती है, आयरन और स्टील की। उसी से एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, ये सब में आयरन और स्टील यूज़ होता है, तो इसीलिए ये बेसिक इंडस्ट्री होती है। तो सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, उसको अगर मशीन बनाना है, ठीक है, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट को जो सिंपल मशीन्स भी हमें बनाने होते हैं, आप देख सकते हैं सारी मशीन्स में स्टील का यूज़ होता है, आयरन का यूज़ होता है मैक्सिमम, तो इन दोनों का यूज़ होता है। तो इसलिए बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि कोई भी मशीन बनाना, और इंडस्ट्री में जो मशीन्स बनती हैं वो खुद आयरन और स्टील से बहुत हद तक बने होते हैं, तो मशीन्स बनाने के लिए ये बहुत बेसिक इंडस्ट्री है। हर इंडस्ट्री में मशीन्स का यूज़ होता है और मशीन्स इन्हीं से बनती है। ये एक हैवी इंडस्ट्री होती है। ऑल द रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो ये हैवी इंडस्ट्री होती है, तो ये जितनी भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, फिनिश्ड गुड्स होते हैं, बहुत ही बल्कि होते हैं, भारी होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। छोटा नागपुर प्लेटो के में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। छोटा नागपुर प्लेटो में बहुत होते हैं, और भी जगह होते हैं। फिर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स होते हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी। उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री, तो केमिकल इंडस्ट्री में जैसे केमिस्ट्री में हमें 11th जब केमिस्ट्री हमारी होगी, अभी तो साइंस हमारा ऐसे ही है, मतलब तीनों एक साथ आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। पर जब हम लोग 11th में जाएंगे तो 11th में CBSE में
जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायो ये तीनों अलग अलग हो जाएंगी। और उसमें भी हम लोग केमिस्ट्री देखें तो केमिस्ट्री भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक हो जाता है फिज़िकल, एक हो जाता है ऑर्गेनिक, एक हो जाता है इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें भी एक इनऑर्गेनिक केमिकल्स और एक ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे हो गए सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर। कौन सा देश कितना मैन्युफैक्चर कर पाता है, कितना यूज़ कर पाता है, इससे भी पता चलता है कि देश कितना आगे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। एग्रीकल्चर में सबसे मेन फर्टिलाइजर्स होता है वो इसी से मैन्युफैक्चर किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स है ना, प्लास्टिक्स जो हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडहेसिव्स, पेंट्स, डाई स्टफ्स। उसके बाद नाइट्रिक एसिड, ये भी इनऑर्गेनिक केमिकल है। एल्कली, सोडा ऐश, ये सब मैन्युफैक्चर होते हैं। ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट, पेपर, फिर कॉस्टिक सोडा। फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम से मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। फिर केमिकल इंडस्ट्री इज़ इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। मतलब क्या होता है, केमिकल इंडस्ट्री से जो केमिकल बनते हैं वो दोबारा केमिकल इंडस्ट्री उसका यूज़ करके आगे के केमिकल्स या आगे के प्रोडक्ट्स बनाता है। तो केमिकल इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाता है उसको वो दोबारा यूज़ करता है, तो वो खुद का कंज्यूमर भी है, खुद के प्रोडक्ट बनाता है, खुद को कंज्यूम करता है ताकि नए प्रोडक्ट्स बना पाए। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स। तो जो बेसिक केमिकल्स पहले बनते हैं उसके बाद वो फर्दर प्रोसेसिंग और उसमें प्रोसेस होता है, मेथड्स होते हैं। 11th 12th में जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरे मेथड्स होते हैं कैसे कैसे केमिकल्स को बनाया जाता है, फाइबर्स वगैरह को, पॉलीमर्स वगैरह को। तो बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। फिर उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में, और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स, कुछ को डायरेक्टली भी कंज्यूमर मार्केट में बेचते हैं। अगला आता है हमारा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स जैसे यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स, डीएपी, इन सब फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है। इसका जो मेन इंडस्ट्रीज़ है वो है गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला, और भी आप एनसीईआरटी में डिटेल में देख सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री, तो हम जानते हैं सीमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रक्स का मैन्युफैक्चर, बसेस का, कार्स का, मोटरसाइकिल्स का, स्कूटर्स का। तो इनके जो इंडस्ट्री है वो कहाँ कहाँ है, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बेसिकली आज के समय में बहुत ज़्यादा डेवलपिंग, ग्रोइंग और सबसे बड़ी इंडस्ट्री, वन ऑफ द मेन इंडस्ट्री इस समय में, डिजिटल समय में मानी जाती है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की। मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, रडार्स, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा। बेंगलुरु, तो बेंगलुरु है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया माना जाता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर और भी इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं इसकी, मुंबई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, पुणे में है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की, अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी बहुत होता है, जैसे माइनिंग में भी हमने देखा था। एयर पॉल्यूशन, तो अनडिज़ायरेबल गैसेस निकलते हैं, SO2, CO, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए और भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। एमिशन ऑफ स्मोक निकलता है, टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं। फिर वाटर पॉल्यूशन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एफ्लुएंट्स होते हैं, वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं रिवर्स में, जो कि सही नहीं है। फिर थर्मल पॉल्यूशन, हॉट वाटर, तो जो वाटर होता है, थर्मल मतलब हीट, ठीक है। तो हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट, तो जो हॉट वाटर होता है फैक्ट्रीज और थर्मल प्लांट से वो ड्रेन कर दिया जाता है रिवर में। तो रिवर में क्या होता है, उसको छोड़ दिया जाता है बिफोर कूलिंग, तो जिससे एक्वेटिक लाइफ, फिशेज़, एक्वेटिक प्लांट्स, ये सब बहुत ही मुश्किल में आ जाते हैं, बहुत ही दिक्कत होती है। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी जो वेस्ट होता है उसको ऐसे अगर डिस्चार्ज कर देंगे तो बहुत हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, गैसेस होते हैं। फिर लैंड एंड सॉइल पॉल्यूशन भी ये करता है। फिर यहाँ पर जैसे लैंड और सॉइल पॉल्यूशन, तो अगर इंडस्ट्री से जो हार्मफुल, मतलब हम लोग कह सकते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो निकलते हैं केमिकल्स वगैरह, उसको अगर हम लोग लैंड में, ज़मीन पर छोड़ दे तो क्या होगा, वो नीचे चले जाएंगे, तो वहाँ से वो लैंड को डिग्रेड करेंगे, सॉइल को डिग्रेड करेंगे, फर्टिलिटी उसकी लूज़ होने लगेगी, ठीक है। और अगर वो नीचे चले जाएंगे तो ग्राउंड वाटर होता है लैंड के नीचे, उसको भी वो डिग्रेड कर सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिर उसके बाद नॉइज़ पॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़,
मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स एट्सेट्रा। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है मशीनरीज, तो ये भी नॉइज़ पॉल्यूशन करता है। फिर हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो मिनिमाइजिंग यूज़ ऑफ वाटर। वाटर का बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, तो किसी तरह अगर वाटर को हम लोग कुछ कुछ जगह कोशिश करके मिनिमाइज़ कर सके और रीयूज़ और रिसाइकल कर सके वाटर को, तो और अच्छा होगा। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर कई बार ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, अगर हम लोग उसको हार्वेस्ट कर पाएँ और उसको सही जगह यूज़ कर पाएँ इंडस्ट्रीज़ के लिए या फिर डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी, तो बहुत ही अच्छा है। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। तो अगर उसको ट्रीट कर पाए, हार्मफुल केमिकल्स को किसी तरह निकाल पाए वेस्ट प्रोडक्ट से, फिर उसको अगर हम लोग ड्रेन करेंगे तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। जनरेटर्स कैन बी फिटेड विद साइलेंसर। जनरेटर्स बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं, जिससे हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं। जो वर्कर्स होते हैं उनके कान में दिक्कत आ सकती है और इरिटेशन हो सकता है। बहुत सारी मेंटल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती है, या फिर मेंटल डिजीज़ या इलनेस भी हो सकती है। बात बात पर गुस्सा आना या फिर इरिटेशन होना, कोई बात पे मन नहीं लगना, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ के मशीन की आवाज़ें हैं वो इंडस्ट्री से वापस घर पे आने में या कहीं और जाने पे भी वो आवाज़ें घूमती रहना, तो इसके कारण बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो अगर साइलेंसर्स लगे रहें, आवाज़ों को किसी तरह कम कर सकें, तो वो अच्छा रहेगा। मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज़ एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज़। तो अगर मशीनरी को इस तरह रीडिज़ाइन कर सके, इंजीनियर्स कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ला सके जिससे एनर्जी भी बढ़ जाए और नॉइज़ भी क्या हो जाए, कम हो जाए। फिर ये हमने पूरा किया, तो अब हम लोग अगली वीडियो में जो आखिरी चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसको देखेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में था क्या, तो इस चैप्टर में इंडस्ट्रीज़ के बारे में थे कि इंडस्ट्री बैकबोन होती है किसी कंट्री की। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है उनकी इंडस्ट्रीज़, उनकी टेक्नोलॉजी, आईटी बहुत मजबूत होती है। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमने देखा, उसके बाद हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात भी की, ठीक है। और कई तरह की इंडस्ट्रीज़ है, सीमेंट, आईटी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री से क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो भी ध्यान रखना है हमें, और फिर वो उन दिक्कतों को कैसे दूर कर सकते हैं वो हमें ध्यान रखना है। तो अगली वीडियो में हम लोग लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी देखेंगे और धीरे धीरे ज्योग्राफी क्लास 10 CBSE NCERT में आगे बढ़ेंगे।